नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 14 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 13 प्रैक्टिस सेट तक देख चुके हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान से संबंधित है। हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, गारसा दत्तासी हैं, शिव सिंह सेंगर हैं या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस पुस्तक का जो अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से किया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। राम कुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है। रामविलास शर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय हैं। 45, 51, 59, 69। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 69 सर्ग या समय है। इसके अलावा इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। यह चंद्रबरदई की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। बताइए, विद्यापति जो है वह किसके दरबारी कवि थे। श्री सिंह, कीर्ति सिंह, माधव सिंह या फिर जय सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? विद्यापति। इनको बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। किसने? बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कीर्ति पताका जो है अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसखान का वास्तविक नाम क्या था। नसीम खान था, अली मोहम्मद था, अब्दुल था या फिर सैयद इब्राहिम था। इसमें जो ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रसखान का वास्तविक नाम जो था वह था सैयद इब्राहिम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं या फिर ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है। तो ये कबीर का जो हठ योग है वो किस साहित्य से प्रभावित है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी काव्य से या फिर अपभ्रंश साहित्य से। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से प्रभावित है कबीर का हठ योग। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है। मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या फिर अखरावट। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृगावती जो है वह
जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है जायसी की रचना है। मृगावती जो है वह किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय की देन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दासानुदास या फिर नागरी दास या फिर राठौर वंशा वतंस होगा। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगरी दास। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी ने, छत्रसाल ने या फिर सोलंकी राजा रुद्र शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं थे? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण को कविभूषण की उपाधि प्रदान की थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या फिर बोधा की? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं प्रबोध पचासा है, जगत विनोद, पद्यभूषण इत्यादि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस को, चंद्र छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को, पृथ्वीराज रासों को? इसमें से जो ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किस ये जो इसकी जो रचनाकार है रामचंद्रिका की कौन है? केशवदास है। केशवदास की जो अन्य महत्वपूर्ण रचना है वह है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका इत्यादि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव कवि किस जिले के थे? देव जो है वह किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या फिर इटावा? तो देव जो कवि है वह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा, जिसके टीकाकार कौन है? फिराक गोरखपुरी है, आनंदी लाल वर्मा है, अमीर खुसरो है या फिर मिर्जा गालिब है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंदी लाल वर्मा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इनमें से एक कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित है? कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ललित ललाम जो है वह मतीराम की रचना है, जबकि कृष्णायन जो है वह द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है और जगत विनोद जो है वह किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव, मुक्तिबोध की, प्रेमचंद की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम उम्र रही है, 35 वर्ष रही है। जयशंकर प्रसाद की उम्र जो है वह रही है 48 वर्ष। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो उम्र रही है वह 47 वर्ष रही है। मुंशी प्रेमचंद की जो उम्र रही है वह रही है 56 वर्ष। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल है, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। दोस्तों आप लोग वीडियो जब क्वेश्चन देख लीजिए कीजिए, उसको वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए पूरा, उसके बाद फिर इसका आप जवाब अपने मन में ले लिया कीजिए, उसके बाद वीडियो फिर से चालू किया कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवि का नाम क्या है? दिनकर नीरज बच्चन है या फिर सुभद्रा कुमारी महादेवी अज्ञेय हैं या फिर राम कुमार वर्मा शिवमंगल सिंह सुमन मुक्तिबोध हैं या फिर रामविलास शर्मा नागार्जुन त्रिलोचन है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन जो है वह प्रगतिवादी कवि हैं।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, रामेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या फिर धर्मवीर भारती की है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय की यह काव्य पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं राम दशरथ मिश्र हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, उमाकांत मालवीय हैं, सोम ठाकुर हैं? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह हैं नवगीत दशक के संपादक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अर्ध विवृत स्वर है, ऊ है, ए है, ऐ है, बल्कि ऐ या फिर बड़ा आ है या फिर ए है? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा, मा, ठा या फिर झा? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, हा जो है वह संघर्षी व्यंजन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? इनमें से अल्प विराम का चिन्ह किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अल्प विराम का चिन्ह है। यह प्रश्नवाचक का चिन्ह है या पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? अनुसुईया है या फिर ऐनक है या फिर संशय है या फिर संकट है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संकट जो है इसमें से अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों जो है शुद्ध रूप में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँटों का डैश जा रहा है वाक्यांश में रिक्त स्थान की उपयुक्त पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। कारवा, जत्था, काफिला या फिर बेड़ा? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊँटों का काफिला जा रहा है। ठीक है, क्या ऊँटों का काफिला जा रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं? इसमें से सही ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली है, लड़का है, मोहन है या फिर बीमारी है? इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी जो है वह भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कक्षा शब्द। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से एक कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या फिर प्रश्नवाचक? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद ना होकर के विशेषण का भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? बताइए, लोभी जो है किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है लोभी। इसका संज्ञा होगा लोभ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है, बताइए सरीखा में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है या फिर समुदायवाचक विशेषण है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सा है? चलना, सोना, मुस्कुराना या फिर लिखना? इसमें से सही ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखना जो है वह सकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों जो है अकर्मक क्रिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है
गिरना, बोलना, सुनना या फिर कहना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनना जो है वह पदार्थक क्रिया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं जो है वह अव्यय पद है, बाकी तीनों अव्यय पद नहीं हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, इनमें से कौन सा पदबंध है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो मेरे गांव के चारों ओर कौन सा पदबंध है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। भगवती होगा, भाग्यवती होगा, भाग्यवान होगा या फिर भागिनी होगा। इसमें से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवती जो है भगवान का स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गौ शब्द का वचन बताना है, इसमें से कौन सा वचन है। सदा बहुवचन है, सदा एक वचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक वचन है। क्या है, एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा, गौवें जो है बहुवचन होगा। क्या होगा, गौवें जो है बहुवचन होगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर संभाव्य भूतकाल। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। यहाँ देने का भाव बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का प्रयोग है। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपदान कारक। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ता कारक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्ट जो है वह दीठी का तत्सम रूप है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दर्शन का तद्भव रूप दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नी है, बड़ी नी है या फिर निर्व है या फिर निर है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर जो है निर्गुण शब्द में उपसर्ग शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। आ, इक, आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आ तद्धित प्रत्यय के योग से गौरव शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 101 है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, बताइए। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरक्त होगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्त होगा और विराग का विलोम जो होगा वह होगा क्या, अनुराग होगा। और तिरोभाव का विलोम जो होगा वह होगा अविर्भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तिमिर का विलोम शब्द बताइए। तो तिमिर का विलोम क्या होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिमिर का विलोम आलोक होता है। क्या होता है, आलोक होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो वह शब्द है अम्ब, जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अम्ब जो है वह जल का पर्यायवाची है, बाकी तीनों रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, सहकार जो है आम का पर्यायवाची है, अति सौरभ जो है आम का पर्यायवाची है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नौका का निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तरणी है, अपगा है, तरंगिनी है या फिर जलयान है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। नौका का जो पर्यायवाची है वह तरणी है। ठीक है,
जबकि अपगा और तरंगिनी का पर्यायवाची नदी होता है इन दोनों का, और जलयान का पर्यायवाची जो होता है वह होता है जहाज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ क्या होता है? समय होता है, सर्प होता है, धन होता है या फिर शून्य होता है? इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अन्य शब्दों से अलग है? वार, तोय, वात या फिर सलील? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात जो है अन्य शब्दों से अलग है। वात का जो पर्याय है वह वायु या हवा है, जबकि वार, तोय, सलील ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है हवा आग हवा है, या फिर हवा आग है, या फिर हवा जंगल है, या फिर जंगल आग है? तो इसमें सही ऑप्शन जो सही हो जाएगा, अनिल का अर्थ हवा होता है और अनल का अर्थ आग होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अली, अली का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? सखी भौरा है, भौरा सखी है, कली सखी है, या फिर भौरा कली है? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अली का अर्थ भौरा होता है और अली का अर्थ सखी होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए अजय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? अजय। जिसकी मृत्यु संभावना हो उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग होता है। जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग होता है, और जो जाना ना जा सके उसके लिए अज्ञेय का प्रयोग होता है, अज्ञेय शब्द का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अतीत होगा, अभ्यागत होगा, रिश्तेदार होगा, या फिर अनाहूत होगा? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाहूत। जबकि अतीत के लिए जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात न हो उसके लिए अतीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुत्मा जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? धातु प्लस उष्मा होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि का है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पो प्लस अन, या है अयाद संधि। क्या है? अयाद संधि। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, इन युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राम लक्ष्मणों जो है यह अव्ययी भाव समाज ना होकर के द्वंद्व समास है। इसका जो क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान है, राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों प्रधान हैं, बाकी तीनों सही हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय है, अव्ययी भाव, या फिर बहुब्रीद? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुब्रीद समाज है। धनंजय एक तीसरे पद का और दिशा निर्देश करता है, वह है अर्जुन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, यह सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, यह भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, यह भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यह सरल वाक्य न होकर के मिश्र वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, या फिर क्रिया संबंधी अशुद्धि, या फिर विशेषण संबंधी अशुद्धि? तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा उसे कहाँ जाना है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इस वाक्यांश में एक अशुद्ध शब्द वाक्य है, उसका चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तुम बचपन से सीधे हो यह सही है, उसमें बचपना है यह भी सही है, वह बचपन से नटखट है यह भी सही है, जबकि उसमें बचपन ना हो करके उसमें बचपना है होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। संचारी भावों में कुल संख्या कितनी? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 36 है या फिर 33 है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 संचारी भाव हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या फिर विस्मय। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक रस का अस्थायी भाव जो होता है वह होता है भय, जबकि वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद नहीं है? इनमें से कौन एक मात्रिक छंद नहीं है? मंदाक्रांता या फिर हर गीत क्या, रोला या फिर दोहा। तो दोहा, हर गीत क्या और रोला जो है वह मात्रिक छंद है, जबकि मंदाक्रांता जो है वह वर्णिक छंद है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3 या फिर 4। तो कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलीय बनता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शब्दालंकार यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और यमक अलंकार शब्दालंकार है, जबकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति इत्यादि जो है वह अर्थालंकार है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्ति निम्न में से कौन सा अलंकार? इनमें से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या फिर विभावना है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 100 कूप मंडूप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान, सीमित अनुभव होना। कूप मंडूप का मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होना। ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं होता या फिर चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं या फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है। तलवार का खेत हरा नहीं होता। आसपास बरसे दिल्ली तरसे लोकोक्ति का अर्थ है जिसको आवश्यकता है उसे न मिले। ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्तियों का अर्थ है अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल राही है, शिव प्रसाद है, अबुल हसन है या फिर सुदर्शन है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह है अबुल हसन। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इनकी जो प्रमुख रचना है वह है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सूखने, गजल इत्यादि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं? कुंभनदास आते हैं, सूरदास आते हैं, कृष्णदास आते हैं।
परमानंद दास आते हैं, गोविंद स्वामी आते हैं, नंद दास आते हैं, क्षीर स्वामी आते हैं और चतुर्भुज दास आते हैं। 8 कवि आते हैं। मीराबाई अष्टछाप के कवि नहीं हैं, रसखान भी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, विद्यापति भी अष्टछाप के कवि नहीं हैं, सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सूरदास के गुरु का क्या नाम था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय का, बालकृष्ण शर्मा का, बद्रीनाथ भट्ट का या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल का? सो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूर्ण नाम है, जबकि हरिवंश राय इनका बच्चन है, अब बालकृष्ण शर्मा नवीन है और बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। उर्वशी किसकी रचना है? बताइए उर्वशी जो है किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण या फिर अज्ञेय का? इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। इसी रचना पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? 1955, 1975, 1945 या फिर 1965? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955 से। ठीक है, किससे? 1955 से। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नामवर सिंह को नई 1971 में नई कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं या फिर महादेवी वर्मा है? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण कहानी है वह है सौत, मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगत और एक इनकी अन्य महत्वपूर्ण कहानी है वह है कफन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने, सुधा अरोड़ा ने, सूर्यबाला ने या फिर नासिरा शर्मा ने? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीकरी की मंगनी जो है नासिरा शर्मा का उपन्यास है। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है अक्षयवट, कुइया जान, अजनबी जजीरा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नासिरा शर्मा का जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? इनमें से एक कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि या फिर चित्रलेखा? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चित्रलेखा जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास ना होकर के भगवती चरण वर्मा का उपन्यास, बाकी तीनों कर्मभूमि, गोदान और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इनमें से गोदान जो है इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है वह है जयशंकर प्रसाद का। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी और क्या है स्कंद गुप्त, अजात शत्रु इत्यादि। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी रचना है तीनों, ये दोनों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज किसकी कृति है? ये भारत की खोज किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की या फिर सुभाष चंद्र बोस की? इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की यह रचना है भारत की खोज। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं।
हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो धर्मयुग पत्रिका के जो संपादक थे वह थे कौन? धर्मवीर भारती। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका संपादन 1950 ईस्वी में धर्मवीर भारती ने किया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? सूरदास हैं, कालिदास हैं, कबीरदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कालिदास। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी हैं, सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं या फिर सदल मिश्र हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। करबला किसका है? किसका नाटक है? मुंशी प्रेमचंद का, यह सही है। नदी प्यासी थी, यह नाटक धर्मवीर भारती का है, यह भी सही है। रति का कंगन सुरेंद्र शर्मा का नाटक है, यह भी सही है। अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक ना हो करके किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है अंजू दीदी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय ने किया, राधा चरण गोस्वामी ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने, राजेंद्र यादव ने, यशपाल ने या फिर रविंद्र कालिया ने। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। ठीक है, किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण कहानी है वह कौन सी है? बीच बहस, कव्वे और काला पानी, जड़ती झाड़ी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। मजदूरी और प्रेम शीर्षक से निबंध के लेखक कौन हैं? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक अन्य रचना कौन सी है? साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या फिर बंजारा मन। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आचरण की सभ्यता। यह किसकी रचना है? यह है अध्यापक पूर्ण सिंह की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। अर्ध कथानक है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या फिर रिपुराज है। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथा है। यह क्या है? आत्मकथा। किसके द्वारा लिखा गया है? यह बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। जबकि इससे मिलती जुलती एक और रचना है अर्धनारीश्वर, जो है यह एक निबंध संग्रह है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है वह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प बताना है हमें। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनय नयन बिनु पानी। बताइए, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। यह गद्यांश किस कवि की है? कुम्भन दास की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है या फिर नाभादास की है। यह जो गद्यांश है दोस्तों यह है तुलसीदास की। तुलसीदास की यह जो गद्यांश है यह उन्होंने इनका रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। किससे है? रामचरितमानस के बालकांड से। ठीक दोस्तों काव्यांश है दोस्तों, जो पिछले प्रैक्टिस सेट काव्यांश था वही है और गद्यांश भी वही रहेगा। दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम काव्यांश पढ़ेंगे। तो इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 147 में इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा या फिर दीर्घ होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा निह प्लस सीम, जो यह होगा विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। दोस्तों आप लोग इसका गद्यांश जो है आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है? जैविक खाद मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसमें से जो ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है।
वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं दोस्तों। आप लोग इसका गद्यांश जो है देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, या फिर शिक्षकों की उलझन में? पद्यांश के अनुसार बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा जो है वह शिक्षकों के निजी जीवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है, नियंत्रित करने का है, उचित माहौल देना है, या फिर बागवानी करना है, बागवानी सिखाना है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उचित माहौल देना है। क्या देना है? उचित माहौल देना है। ठीक दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। अगला प्रैक्टिस सेट हम कल या परसों लाएंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों हम बहुत जल्द ही फर्स्ट पेपर भी कराने वाले हैं। ठीक है।